हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास हिस्ट्री सेकंड चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों, इस चैप्टर से हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक उठाए हैं और ये टॉपिक है मेसोपोटामिया, उसकी सभ्यता और इसकी शहरीकरण, और यहाँ पे किस तरह का सामाजिक जीवन था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये मेसोपोटामिया पर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बन के आता है और सीधा सीधा 8 नंबर में क्वेश्चन बनता है हर साल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझेंगे आप, और ये मज़ेदार टॉपिक है और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो को आप सही से देखते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था, इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक क्षेत्र था, लगभग वर्तमान भारत है जो हम जिस देश के निवासी हैं, उस भौगोलिक देश बिल्कुल सेम मिलता जुलता लगेगा आपको। आपको पता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में पूरी हिमालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है, जो आप ये देख रहे होंगे, ये भी पूरे के पूरे हिमालय क्षेत्र है। तो बिल्कुल मेसोपोटामिया में भी बिल्कुल सेम ही था। और बस मेसोपोटामिया की बात करें तो दक्षिणी जो क्षेत्र था मेसोपोटामिया का, वो रेगिस्तानी क्षेत्र था, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत आप कोशिश कीजिएगा कि भारत का इमेजिन करिएगा मेसोपोटामिया की भौगोलिक क्षेत्र में। दोस्तों, मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है और वो है मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, यानी बीच, किसी चीज़ का जो बीच होता है ना, वो मिड पॉइंट। तो मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदियाँ। तो मेसोस और पोटेमोस से मिलकर मेसोपोटामिया बना है और ये दोनों शब्द ये इशारा करता है कि ये जो सभ्यता था मेसोपोटामिया, ये 2 या 2 से अधिक नदियों के बीच में बसा हुआ सभ्यता था। और बिल्कुल वैसा ही था। मेसोपोटामिया जो शब्द है, इससे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये कहाँ पर था ये जान लेते हैं। तो वर्तमान जो आज इराक जो देखे हैं आप, इराक आज मेसोपोटामिया का ही स्थान है। दोस्तों, दजला नदी और फरात नदी, आप 2 नदियों को आप देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। ये 2 नदियों के बीच में जो ये बसा हुआ जो शहर है, ये जो सभ्यता था, यही मेसोपोटामिया था। इन्हीं 2 नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ, जन्म हुआ। मेसोपोटामिया की उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र था, ऊंचे स्थान थे और यहाँ पे स्टेपी घास का मैदान है। स्टेपी घास का मैदान का मतलब, वहाँ पे जो घास का मैदान है उसका नाम है स्टेपी घास का मैदान है। और आपको मैं बता दूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कम होता है, कृषि कम होता है और वहाँ पर ज़्यादातर पशुपालन होता है और विशेषकर भेड़ और बकरियाँ। आप भारत के उत्तरी हिमालय में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी कृषि बहुत कम होता है और वहाँ पे भेड़ बकरियों का पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेसोपोटामिया में भी जो उत्तरी क्षेत्र था मेसोपोटामिया का पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे भेड़ बकरियों का विशेषकर पालन होता था। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि वहाँ पे कृषि बहुत कम होता था उत्तरी मेसोपोटामिया में, और वहाँ पे जो विशेष कार्य था, मुख्य कार्य था रोजगार का, वो था पशुपालन। पशुपालन में भेड़ बकरियां पालन किया जाता था और इनको पालने से उन्हें दूध, ऊन और मांस मिल जाता था, जिससे वो वस्तु विनिमय के द्वारा कुछ सामानों को आदान प्रदान कर लेते थे, क्योंकि उस समय मुद्राओं का चलन ज़्यादा नहीं था। उत्तरी मेसोपोटामिया से 2 नदी बहता है दक्षिणी मेसोपोटामिया की ओर, और वो नदी था फरात नदी और दजला नदी।
इन दोनों नदियों के बीच में ये सभ्यता बसा था। और इन दोनों नदियों में मछली की अगर बात करें तो भरपूर पर्याप्त मात्रा में मछली होता था। और ये दोनों नदियाँ जो है वो परिवहन का साधन बढ़िया था, क्योंकि मेसोपोटामिया के समय में, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था उस समय आवागमन का साधन, यातायात का साधन दो ही प्रकार के थे। एक जल मार्ग था और दूसरा थल मार्ग, क्योंकि वायु मार्ग उस समय था नहीं। हवाई जहाज़ का निर्माण तो आपको पता ही है अब जाके हुआ है। तो उस समय सिर्फ दो ही मार्ग था। तो व्यापार के लिए जब कहीं पर भी दूर दराज इलाकों में आना जाना होता था तो एक तो थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग था। तो थल मार्ग के द्वारा जो आवागमन का जो साधन था वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, क्योंकि थल मार्ग के द्वारा, गधे के द्वारा, घोड़े के द्वारा और बैलगाड़ी के द्वारा हम किसी वस्तु को लाना ले जाने का काम करते थे। और ऐसे में अगर हफ्तों अगर लाने ले जाने में अगर किसी वस्तु को पड़ता है समय, तो ऐसे में उनके खाने पीने का भी सामान लेके जाना पड़ता था। तो ऐसे में ये साधन काफ़ी महंगा था। लेकिन वहीं पे ये नदी जो था, दजला नदी और फरात नदी, तो इस नदी के सहारे नाव के द्वारा हम कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते थे और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। तो ये नदी मछली के लिए तो बढ़िया साधन तो था ही, साथ ही साथ ये आवागमन का भी साधन बहुत बेहतर बन गया और ये व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया। चलिए इसको हम और बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र। दोस्तों ये भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, 7 बहनें, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर बात करें तो ये भी एक तरह से हिल एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो हरे भरे पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं, पूरे के पूरे पर्वतमालाएं, पूरे श्रेणियाँ। तो सेम मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हरे भरे घासों से, पेड़ पौधों से पूरी तरह से ढका हुआ था। और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मेसोपोटामिया की जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, वहाँ पे स्वच्छ झरने बहती थी और वहाँ पर ऊंचे नीचे मैदान थे जहाँ पे स्वच्छ झरने बह रहे थे और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल फूल मिल जाता था और यहाँ पे बारिश बहुत बढ़िया होता था। आपको मैं बता दूं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ पे साल में माना जाता है कि काफ़ी बार, मतलब काफ़ी दिन तक वहाँ पे बारिश होता ही रहता है, इतना बारिश होता है वहाँ पे। तो सेम मेसोपोटामिया के भी पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होता था, जिससे वहाँ पे कृषि बढ़िया होता था। माना जाता है कि मेसोपोटामिया में लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व खेती की शुरुआत हो गई थी, जहाँ पर कई प्रकार की खेती हुआ करता था। उसके बारे में हम सही से विस्तार करेंगे। तो आई होप ये आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला भी समझ में आ गया होगा। अब मेसोपोटामिया की हम दक्षिणी भाग के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिणी क्षेत्र की बात करेंगे हम। तो दोस्तों मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी क्षेत्र था वो रेगिस्तान था। और क्या था कि रेगिस्तान में ज़्यादा कृषि हो नहीं सकता, आपको भी पता है, बारिश वहाँ पे होता ही नहीं है और रेगिस्तानी क्षेत्र में कृषि के लिए अच्छा मिट्टी होता नहीं, तो इसलिए कृषि संभव नहीं होता है। लेकिन मेसोपोटामिया की अलग बात थी, दक्षिणी क्षेत्र रेगिस्तान था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दजला और फरात नदी जो उत्तरी पहाड़ियों से मेसोपोटामिया के निकलता था और दक्षिणी रेगिस्तान तक बहता था और ये दोनों ही नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाता था और इस रेगिस्तानी क्षेत्र में छोड़ देता था, जिससे ये जो क्षेत्र था उपजाऊ बन जाता था। और रेगिस्तानी क्षेत्र तक आती आती ये दोनों नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाता था, जो नहरों नालों के रूप में प्रयोग किया जाता था खेती के अंदर। तो इस तरह से दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि यानी खेती बहुत बेहतर होता था। अब मैंने बताया था आपको कि दक्षिणी क्षेत्र में कृषि होता था, तो किस किस चीज़ों की मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा खेती होता था इसकी बात कर लेते हैं हम। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में गेहूं और जौ, जो हम रोटी बना सकते थे, इसका उत्पादन होता था।
दूसरी चीज़, मटर और चना जिसको हम सब्जी बना सकते थे। और तीसरी चीज़, चना से हम दाल भी बना सकते हैं। और एक और है मसूर। तो इन वस्तुओं का, इन खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता था। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे चावल की खेती नहीं होता था। यहाँ पे बस मोटे जो अनाज थे उन्हीं का उत्पादन किया जा रहा था। गर्मी के मौसम में दक्षिणी जो मेसोपोटामिया क्षेत्र था वहाँ पे खजूर भी काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता था और उत्पादन होता था, जिससे भी भरण पोषण वहाँ के लोगों को आसानी से हो जाता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दक्षिणी क्षेत्र में मेसोपोटामिया में फरात नदी और दजला नदी बहता था और दोनों नदी ये रेगिस्तानी जो क्षेत्र था यहाँ पे आके मिल जाता था और मिल के और ये कुछ दूर आगे बहते थे और ये फारस की जो खाड़ी है उसमें ये गिर जाता था, ये दोनों ही नदियाँ। तो फारस की खाड़ी से होते होते और जो वर्तमान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, जो पहले भारत ही था, इससे व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के लोग, जो साक्ष्य भी मिलता है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के जो लोग थे ये इतना उन्नत थे, इतना विकसित थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। ये उल्लेख मिलता है, ये प्रमाण मिलता है। दोस्तों ये तो मैंने मेसोपोटामिया की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब वहाँ का सामाजिक जीवन कैसे था हम वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी धार्मिक स्वभाव के थे। कई प्रकार के देवी देवताओं को वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, मानते थे। माना जाता है कि मेसोपोटामिया में कई सारे नगर थे, जैसे उर हो गया, उरुक हो गया, मारी हो गया, ऐसे ही कई सारे नगर थे जिनमें अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता था। और ये जो पूजते थे तो ये इनके लिए मंदिर बनाते थे और ये मंदिर साधारणतः मेसोपोटामिया सभ्यता में पहाड़ियों पे बनाया जाता था, ऊंचे स्थानों पर बनाया जाता था। और अगर ऊंचे स्थान नहीं हुआ करते थे जहाँ पे, तो वहाँ पे कृत्रिम एक पहाड़ियाँ बना दिया जाता था, ऊंचा स्थान बना दिया जाता था। यानी कि वो खुद ही मिट्टी पत्थर उथर डाल के ऊंचे स्थान बना के और उस चोटी पर मंदिर बनाते थे। तो इस तरह से मंदिरों का निर्माण होता था ऊंची पहाड़ियों पर। और मंदिरों की अगर बात करें तो मंदिरों की बनावट लगभग घरों जैसा ही था, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं था। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजा पाठ किया जाता था। जैसे कि वो पहली बात मैं बताऊं कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो प्रकृति को पूजते थे विभिन्न नामों से, जैसे कि सूरज, चांद, पृथ्वी देवी, युद्ध और प्रेम की देवी, वर्षा। तो इन सब के पूजा पाठ होता था मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर। और इस मंदिर में, इन मंदिरों में शादियां भी होती थी। और शादियों में क्या होता था कि जो लड़की वाले हैं, जो लड़की के माता पिता है, वो अपनी बेटियों को विदा करते समय में उपहार देते थे। और वो उपहार दहेज नहीं होता था, वो खुश होकर अपनी बेटी को वो चीज़ें दिया करते थे। लेकिन वही जो प्रचलन है आज दहेज के रूप में बदल गया है। तो इस तरह से शादी कैसे हुआ वो मैंने बता दिया। इससे एक और चीज़ याद आया मुझे कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार था, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे हुआ करते थे। कभी कभी संयुक्त परिवार भी कुछ देखने को मिलता था, लेकिन ज़्यादातर एकल परिवार हुआ करते थे। और वहाँ पर पितृसत्ता समाज था जहाँ पे पुरुषों की प्रधानता था और पुरुषों को परिवार का मुखिया बनाया जाता था, उनकी बातों को माना जाता था, सम्मान दिया जाता था। और इतना ही नहीं बल्कि जो पिता थे उनको असीमित अधिकार प्राप्त था और इसके अंतर्गत वो अपने बच्चों को खरीद बेच कर सकता था और उनको जान से भी मारने की शक्ति था, यानी असीमित पावर था उनके पास। तो ये शहरी जीवन आपको उनके बारे में पता चल रहा होगा आपको, वहाँ की जो सामाजिक जीवन किस तरह का था। मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग थे
वो विज्ञान के बारे में भी और गणित के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे, काफ़ी ज़्यादा वो उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर चुके थे। मेसोपोटामिया के लोगों को पता था कि किस तरह से समय परिवर्तित होता है, और उन्हें ये भी पता था कि पृथ्वी के चारों तरफ चांद परिक्रमा करता है। तो खगोल शास्त्र का भी उनको ज्ञान था। यही नहीं बल्कि उनको गणित का भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। जैसे उनको प्रमाण मिलता है कि उस समय व्यापार और निवेश होता था मेसोपोटामिया के शहरों में, तो इसलिए उसका लेखा जोखा का काम होता था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे प्रमाण मिलता है पट्टिकाओं से, जो उसमें जोड़ घटा गुना भाग वर्ग वर्गमूल चक्रवर्ती ब्याज, इन सब के बारे में वहाँ के जो लोग थे उनको पता था। माना जाता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनको उनमें मतलब ज़्यादातर अनपढ़ थे और कम ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 500 से भी ज़्यादा चिन्ह हुआ करते थे जिन्हें याद करना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो इसलिए उस समय पढ़े लिखों की संख्या कम था और अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा था। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि मेसोपोटामिया की शहरीकरण की शुरुआत किस प्रकार से हुआ। तो मेसोपोटामिया के शहरीकरण की अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब किसी गांव में या जब किसी क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती है, तो ऐसे में वो ग्रामीण क्षेत्र है वो कस्बा के रूप में बदलना शुरू हो जाता है, जो दिखने में ना तो गांव लगता है ना ही शहर, बिल्कुल मिड का लगता है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका होता है और वो गांव जैसा भी लगता है और कुछ शहर जैसा, ऐसा कुछ मिला जुला स्वरूप लगता है कस्बा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि कृषि हुआ करता था मेसोपोटामिया सभ्यता में। अब वहाँ धीरे धीरे कृषि के साथ साथ व्यापार, निवेश, दुकानें, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, खरीदना, बेचना, ये सब शुरू हो गया। मतलब कृषि के अलावा ये अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं। और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो शहर है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र था, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगता है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे जगहों पे बसने लगते हैं। तो इस तरह से एक कस्बा बनता है और कस्बा से धीरे धीरे यही कस्बा शहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी वजह से शहरीकरण शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया के शहरीकरण की विशेषताएं क्या थी। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की शहरीकरण की विशेषताएं बिल्कुल आज के शहरीकरण की विशेषताओं जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। आज भी अगर बात करें तो शहरों में देखोगे तो शहरों के लोग हैं गाँव के ऊपर निर्भर होता है और गाँव के लोग शहरों पर निर्भर होता है। कैसे? तो गाँव के लोग जो है वो कच्चे माल उत्पादन करके शहरों में बेचते हैं। ठीक है, जो व्यापारी खरीद कर और शहरों में बेचता है, और शहरों में जो भी वस्तुएं बनती हैं उनको गांव में बेचा जाता है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं आज। और ऐसा ही बिल्कुल ही मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था उस समय भी ऐसा ही होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में कपास वगैरह उगता था, गन्ना वगैरह उगता था, तो उन सब चीज़ों का कच्चा माल के रूप में बेचा जाता था शहरों में, और शहरों में इन्हीं चीज़ों को कपड़ा बना देना, चीनी बनाकर और ग्रामीण क्षेत्रों में बेचना। तो इस तरह से लोग मेसोपोटामिया में ग्रामीण जो लोग थे शहरों पर निर्भर थे और शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर हुआ करते थे। दूसरी विशेषता क्या होता है शहरीकरण का? तो वो होता है श्रम का विभाजन। दोस्तों श्रम का विभाजन हर वर्तमान समय में भी हो रहा है। जैसे एक कार का पुर्जा अगर कार एक बनाना है तो कोई एक कंपनी कार का हर एक पार्ट नहीं बनाता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग पार्ट्स बनाती है। जैसे कपड़ा की बात करें तो एक कंपनी, एक जो उद्योग है वो रुई से धागा बनाएगा और धागा से दूसरा कंपनी है जो अपना ब्रांड का कोई कपड़ा बनाएगा। तो इस तरह से रुई बनाने वाला कोई और है, रुई का उत्पादन करने वाला कोई और है, धागा बनाने वाला कोई और है और कपड़ा बनाने वाला कोई और है। तो इस तरह से अलग अलग काम सबका हो गया है। तो इस तरह से श्रम का विभाजन हो गया। तो उसी प्रकार उस टाइम भी मेसोपोटामिया के जो समय काल था उस टाइम भी श्रम का विभाजन था। जैसे कोई शिल्पकार है, मूर्ति बनाना है, तो मूर्ति बनाने के लिए औजार चाहिए होता था। तो औजार कौन बनाता था? लोहार। और लोहारों को चाहिए लोहा, तो लोहा कहाँ से आता था? ग्रामीण क्षेत्रों से। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से लोहा आया, फिर लोहार ने इसको कोई हथियार बनाया, फिर हथियार से शिल्पकार ने क्या किया, किसी
पत्थर को मूर्ति बनाया या पत्थर से सिक्के बनाया, मुद्रा बनाया। तो इस तरह से श्रम का विभाजन हो जाता था। तो दूसरा विशेषता ये था। पहला था आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे मेसोपोटामिया में शहरी लोग, और दूसरा श्रम का विभाजन। तीसरा दोस्तों, शहरों में अक्सर आपको पता है कि व्यापार और निवेश होता है, लेन देन होता है, तो लिखा पढ़ी का काम होता है यहाँ पे। तो ऐसे में शहरों में वहाँ का ये था कि वहाँ पे लेखन प्रणाली काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। मिट्टी के पट्टिका जो होता है, मतलब मिट्टी का एक परत गीली मिट्टी करके आटा की तरह सान के प्लेन करके और उसके ऊपर गीली मिट्टी पर सरकंडे का जो पतली नोक होती है उससे लिख दिया जाता था, ठीक है। और जो वहाँ का जो मेसोपोटामिया का जो लिपि था वो किलाकार लिपि था, जो चित्र के द्वारा वो अपनी बातों को रखते थे। तो इस तरह से वहाँ पे काम चलता था। तो ये लेखन प्रणाली शहरीकरण का दूसरी विशेषता था मेसोपोटामिया का। और तीसरा है खगोल विज्ञान और गणित का ज्ञाता। वहाँ के जो लोग थे मेसोपोटामिया के, वो गणित के काफ़ी ज़्यादा जानने वाले थे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जोड़ घटा गुना भाग वर्ग वर्गमूल चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने की ज्ञान था उनमें। और वो ये भी जानते थे कि समय का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, और खगोल विद्या का ज्ञान था उनको पता था अंतरिक्ष में जो विभिन्न प्रकार के जो पिंड है, खगोलीय पिंड है, उन सब के बारे में वो जानते थे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।